नमस्कार। मैं हूं के एन निश्चल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का एक अहम पार्ट मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति, यानी मैं आपको क्षेत्रमिति शुरू करने वाला हूं। तो दोस्तों, क्षेत्रमिति जो है वो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 10th मार्क्स का आएंगे। 10 नंबर का क्षेत्रमिति से सवाल आएगा और मुझे आशा है कि मेरा आप वीडियो देखकर सीखकर आप 10 में से 10 नंबर को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं क्षेत्रमिति बतलाने वाला हूं और जो क्षेत्रमिति है वो 2 पार्टों में बटा है। जो आपके सिलेबस में क्षेत्रमिति है वो 2 पार्टों में बटा है। पहला पार्ट है समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल और दूसरा है पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। पहला पार्ट क्या है? समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल और दूसरा पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। तो दोस्तों, ये क्षेत्रमिति क्या है, कैसे बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमारे जिंदगी में इसकी जरूरत क्या है, और सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पहला, मैं क्षेत्रमिति का डेफिनेशन आपको बतलाना चाहता हूं। क्षेत्रमिति 2 शब्दों से बना है। पहला क्षेत्र और दूसरा मिति। क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी इस क्षेत्रफल सभी का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है एरिया। आप जिस एरिया में हैं उस एरिया का क्षेत्रफल क्या है। आप गए जिला में हैं, बिहार में हैं, भारत में हैं, तो भारत का एक क्षेत्रफल निश्चित है, बिहार का एक क्षेत्रफल निश्चित है, आपके गांव का एक क्षेत्रफल निश्चित है। तो क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल और हर जगह का क्षेत्रफल निश्चित होता है। दूसरा है मिति। मिति को आप जहां बढ़ाइएगा, बड़ा कीजिएगा तो बनेगा परिमिति, और परिमिति का अर्थ होता है चारों ओर, आपका जो है सराउंडिंग जिसको कहा जाए। चारों ओर कहने का मतलब कि जब भी हम कहीं पे रहते हैं, बिहार है, भारत है, इंडिया है, तो उसका एक अपना परिमिति है, यानी लंबाई चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई यानी किनारे वाला एरिया को, किनारे वाला लेंथ को क्या कहते हैं? परिमिति। तो दोस्तों, जो क्षेत्रमिति का पहला पार्ट है समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल। समतल, समतल क्या होता है आप गौर कीजिए। आप पिछली कक्षाओं में वर्ग, चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वृत्त आदि का अध्ययन किए होंगे। तो जो आयत है वो क्या समतल है? आप गौर कीजिए, आयत का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आयत का एग्जाम्पल आपके खेत हो सकते हैं, आयत का एग्जाम्पल आपके मैदान हो सकते हैं, आयत का एग्जाम्पल टेनिस खेलने वाला मैदान हो सकता है। कहने का मतलब कि आयत का लंबाई और चौड़ाई होते हैं, आयत के लंबाई और चौड़ाई होते हैं। किसी भी आकृति को अगर लंबाई और चौड़ाई सिर्फ हो तो वो क्षेत्र समतल क्षेत्र कहलाएंगे। जैसे समतल होगा, आयत क्या है? एक समतल है। आयत का ऊंचाई होता है? नहीं, उसका केवल लंबाई चौड़ाई होता है, तो क्या होगा? समतल होगा। वर्ग है तो वर्ग के केवल लंबाई होते हैं, चौड़ाई भी उसके होते हैं, लेकिन वर्ग के लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, तो क्या वो भी एक समतल है। वृत्त है, त्रिभुज है, ये सारे क्या है? समतल है। तो समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल में जो आता है वो मेनली रूप से आयत, जो आप पढ़ चुके हैं, वर्ग आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, चतुर्भुज ये सब कहाँ पढ़ना था? क्लास 9th में पढ़ना था। कहाँ? क्लास 9th में। आज हम लोग समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल के अंतर्गत मेनली रूप से जो पढ़ेंगे, आपको जो 10th में पढ़ना है वो है वृत्त। क्या है? वृत्त। और इन्हीं वृत्त को हम लोग पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमिति, एवं परिमिति। वृत्त में परिमिति को दूसरा नाम दिया गया है, एक विशेष नाम दिया गया है जिसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि।
वृत्त में परिमिति नहीं कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वृत्त क्या है, ये सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके दूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों, जो क्षेत्रमिति है वो दो पार्टों में पढ़ना है। एक है समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिसमें हम लोग को वृत्त पढ़ना रहेगा, और पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ये सब पढ़ना रहेगा। तो इसको मैं बतलाऊंगा। अभी मैं फर्स्ट पार्ट में चल रहा हूं। समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बतलाना चाहता हूं, जिसमें पढ़ना होता है आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज। इसमें आप आयत, वर्ग, चतुर्भुज और त्रिभुज पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में पढ़ना था, नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9th को देखिए, क्लास 9th के बुकों पे गौर कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ 10th में जो आपको पढ़ना है वो है वृत्त। क्या, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के बारे में चर्चा होगी। एक से एक आपको वृत्त देखने को मिलेंगे, उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी यहाँ पे वृत्त की चर्चा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वृत्त शुरू करता हूं। क्या शुरू करने वाला हूं, वृत्त। तो वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त में क्या क्या होता है, वृत्त कई प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और क्षेत्रमिति को आसानी से समझें। दोस्तों, जो क्षेत्रमिति में हमको आज क्या पढ़ना है, वृत्त। क्या पढ़ना है, वृत्त। तो सबसे पहले मैं आपको वृत्त का डिफिनेशन देना चाहता हूं। वृत्त क्या है, वृत्त कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, उसके क्या क्या होते हैं, लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं, ऊंचाई होते हैं या त्रिज्या होता है, क्या होता है, सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। पहला नंबर है वृत्त। तो दोस्तों, वृत्त क्या है, इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। वृत्त क्या है, तो दोस्तों, वृत्त आप देखे होंगे, मुझे पूरी विश्वास है कि वृत्त आप देखे होंगे। मैं थोड़ा सा हिंट्स दूंगा, आपके दिमाग में वृत्त घूमने लगेगा। दोस्तों, वृत्त का डिफिनेशन होता है कि समान त्रिज्या लेकर खींची गई गोलीय वक्र को वृत्त कहते हैं। समान त्रिज्या लेकर खींची गई गोलीय वक्र को वृत्त कहते हैं। जैसे में हमारे देश की शान तिरंगा झंडा का जो चक्र है वो कैसा है, वृत्ताकार है। यानी चक्र यानी चक्का कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आपके साइकिल के चक्के, जिसको आप रिम कहते हैं, वो क्या है, वृत्ताकार है। ट्रैक्टर के चक्के यानी दुनिया की सारी चक्के कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। हमारे पृथ्वी की जो सतह है, क्या सतह, वो भी क्या है, वृत्ताकार है। तो दोस्तों, ये रहा आपका वृत्त। क्या रहा, वृत्त। तो मैंने बताया कि समान त्रिज्या लेकर खींची गई गोलीय वक्र को वृत्त कहते हैं। इसमें आया कि समान त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, तो यह है वृत्त का केंद्र। क्या है, वृत्त का केंद्र। और यह है परिधि। आप कहेंगे कि केंद्र है और परिधि क्या है, तो केंद्र जिस निश्चित बिंदु से समान त्रिज्या लेकर गोलीय वक्र खींची जाती है, यानी वृत्त खींची जाती है, वही केंद्र उस वृत्त, वही बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र का डिफिनेशन क्या है, जिस निश्चित बिंदु से समान त्रिज्या लेकर गोलीय वक्र यानी वृत्त खींचा जाता है, वही बिंदु उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। तो ये हुआ आपका केंद्र। अब परिधि क्या है, ये क्या है, ये परिधि है। ये क्या है, परिधि है। तो आप बोलेंगे परिधि क्या है, तो वृत्त के बाहरी ओर, वृत्त के बाहरी ओर यानी जिस लाइन को हम खींचे, ऐसे गोल खींच रहे थे, जो लाइन बन रहा था वही इस वृत्त का क्या है, परिधि है। वही इस वृत्त का परिधि है। और त्रिज्या क्या है, आप तो जवाब इसका जानना चाह रहे थे। क्या जानना चाह रहे थे कि त्रिज्या क्या है। तो वृत्त के केंद्र से ये क्या है, परिधि। क्या है, परिधि। और ये रहा जो सेंटर है वो क्या है, केंद्र। वो क्या है, केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। किससे, स्मॉल आर से वृत्त को त्रिज्या का डिनोट किया जाता है। अब मैंने आपको वृत्त बतला दिया कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या बतला दिया।
परिधि बतला दिया, वृत्त का केंद्र बतला दिया। तो दोस्तों हमको पढ़ना है अब वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना रहेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आप जानते होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। जो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसके सन्निकट मान का निर्माण किया था। कौन? भारत के ही रहने वाले थे। सोचिए हम लोग कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोग जहां रहते हैं वहीं का एक इंसान ने पाई का खोज किया था, पाई का सन्निकट मान दिया था। तो दोस्तों जो पाई का मान होता है वो जनरली हम लोग 3.14 या 22/7 का इस्तेमाल करते हैं। पाई का मान कितना इस्तेमाल करते हैं? 3.14 या 22/7 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो वृत्त है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो है कि कक्षा 9th में हमने विभिन्न प्रकार की सरल समतल आकृतियां जैसे आयत, वर्ग, समानांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज एवं वृत्त आदि के परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधियों को सीखा था। मैंने अभी आपको बतलाया हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर वैसी वस्तुओं के संपर्क में आ जाते हैं जो वृत्तीय आकार की होती हैं तथा किसी न किसी रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती है, जैसे गाड़ी या साइकिल का पहिया, चूड़ी, 1 रुपए का सिक्का, चांद, वाशर, फूलों की क्यारी, पापड़, वृत्ताकार पथ और गोल केक। ये सब क्या है? वृत्त ही तो है। जैसे आप साइकिल यूज कर रहे थे तो आपका साइकिल का चक्का क्या था? वृत्त था। फूलों की क्यारियां कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। सिक्के कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। तो इसके संपर्क में आप प्रतिदिन आते रहते हैं। बस गौर इस बात से करना था कि क्या वृत्त कैसा था। तो मैंने आपको बताया कि वृत्त है। वृत्त कैसा होता है? गोलाकार होता है, समतलीय होता है। अतः वृत्ताकार आकृतियों के परिमाप, जिसको हम लोग पेरीमीटर इंग्लिश में कहेंगे, एवं क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना हमारे लिए अत्यंत व्यवहारिक महत्व का है। इस अध्याय में हम वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण त्रिज्यखंड जिसको सेक्टर कहेंगे और वृत्तखंड जिसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधियां का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ वृत्त या उनके भाग से संबंधित समतल आकृतियों के क्षेत्र भी ज्ञात करने की विधियां का अध्ययन करेंगे। वृत्त की परिधि जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। वृत्त की परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है और यह वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय करती है। वृत्त की परिधि क्या है? एक बार हम चले, कहां से चले? तो जहां से एक निश्चित पॉइंट ले लीजिए, यहां से चले, यहां से कहां से शुरू किया? यहां से चले और घूमते 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 फिर हमको कहां आना है? यहीं आना है। कहां? जहां से हम चलना शुरू किए वहीं घूमते घूमते आना है। यही का होता है वृत्त का परिधि। यही का होता है वृत्त का परिधि। जैसे हम यहां से शुरू किए और यहीं आ गए तो यही क्या हुआ? वृत्त का परिधि हुआ। यानी जो साइकिल का पहिया है, रिम को स्पोक उसमें कई लगे रहते हैं, तो एक स्पोक को पकड़िए और गोल घूमिए। क्या करना है? गोल घूमना है। तो जब आप एक चक्कर पूरा कर लेंगे तो वही वृत्त का परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि। वृत्त, किसी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव अचर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इस अचर अनुपात को एक ग्रीक अक्षर पाई से डिनोट किया जाता है। जो वृत्त का परिधि है वो एक रिलेशन है परिधि और व्यास में। किसमें? परिधि और व्यास में एक रिलेशन है। तो परिधि बटा व्यास किसका? परिधि बटा व्यास ये हर समय कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? परिधि बटा व्यास। परिधि बटा व्यास जो है वो हर समय कांस्टेंट रहता है और ये कांस्टेंट का मान पाई होता है। परिधि बटा व्यास हर वक्त कांस्टेंट रहता है और यही कांस्टेंट का मान पाई होता है। मैं आपको बार बार बतला रहा हूं कि पाई एक ग्रीक वर्ड है। पाई एक ग्रीक शब्द है। आपके एग्जाम में हो सकता है आए कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा
लेकिन पूछ दे कि पाई एक कैसा शब्द है, तब आप फंस जाएंगे। क्या करेंगे? फंस जाएंगे। पाई एक कैसा शब्द है? तो पाई एक ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। तो दोस्तों कह रहा है कि जो है परिधि बटा व्यास हर समय कांस्टेंट रहता है और इस कांस्टेंट का मान पाई होता है। अब आप जानते होंगे कि जो व्यास है उसको हम लोग 2r कह सकते हैं। अगर हम परिधि को इधर ये छोड़ दें, परिधि को अगर हम छोड़ दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्यास गुने पाई, नीचे वाला गुना करेगा ना, तो परिधि बराबर व्यास गुने पाई। अब आप व्यास गुने पाई। अब आप व्यास को जानते होंगे कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास किसको कहते हैं? तो व्यास वृत्त में वह रेखा होती है जो वृत्त के दो बिंदुओं को छूता है और केंद्र से गुजरता है। यानी व्यास का डेफिनेशन सीधे शब्दों में मैं आपको दूं तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जीवा क्या है? तो दोस्तों जीवा जो है वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को छूने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये परिधि है, ये क्या है? परिधि है, ये परिधि है ना। तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदु, एक बिंदु का मान लीजिए ए है और एक बिंदु यहाँ बी है, तो दो बिंदुओं को छू रही है, एक ए पर एक बी पर। तो परिधि के दो बिंदुओं को छूने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? ए बी क्या हुआ? जीवा। ए बी क्या हुआ? जीवा। क्या इसका नाम दिए? ए बी। ए बी जो रेखाखंड हुआ वो क्या हुआ? जीवा। और मैं आपको व्यास बतला रहा था, तो वृत्त में वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। अब आप कहेंगे कि सबसे बड़ा क्यों कह रहे हैं? तो मैं आपको बतलाता हूं। ये क्या है? एक जीवा है। ये क्या? एक जीवा है। अब देखिए इससे ऊपर खींचे तो थोड़ा बड़ा हुआ, इससे ऊपर खींचे थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, बढ़ते बढ़ते अगर हम यही रेखा को केंद्र से गुजारे, यही रेखा को केंद्र से गुजारे तो सबसे बड़ी है। अगर इसके आप ऊपर जस्ट बढ़ेंगे तो फिर ये क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा और धीरे 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 फिर सबसे छोटा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसी को व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या क्या था? सेंटर से यहां था, सेंटर से परिधि की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और जब यही यहां से यहां और फिर यहां से यहां, तो सबसे बड़ी जीवा हो गया ना। और सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। तो त्रिज्या का जो व्यास होता है वो दुगना होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी हम व्यास को लिख सकते हैं 2r। व्यास को क्या लिख सकते हैं? 2r। और पाई तो पाई है ही। अब जब इसको सजा के लिखे तो ये आ जाएगा 2 पाई r। 2 पाई r यानी वृत्त का जो परिधि हुआ वो 2 पाई r हुआ। अब वृत्त का परिधि आपको मालूम हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब कहेंगे कि यही तो पढ़ना था, यही तो हेडिंग था। जी नहीं, अभी इसके अंदर बहुत चीज पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? इसके अंदर बहुत चीज पढ़ने होंगे, यानी डिफिनेशन पढ़ने होंगे। तो मैं आपको जीवा का डिफिनेशन बतलाया कि वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं को छूने वाली रेखा जीवा कहलाती है। व्यास का डिफिनेशन बतलाया कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और एक चक्कर में जो दूरी तय की जाएगी वही दूरी वृत्त का परिधि कहलाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, परिधि 2 पाई r। अब आगे जो पढ़ना होगा वो आपको पढ़ना होगा त्रिज्यखंड। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब कुछ फॉर्मूले, क्या कुछ फॉर्मूले, जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि बराबर 2 पाई r। और यही 2r को हम व्यास में ही छोड़ दें। क्या में छोड़ दें? व्यास में। तो व्यास में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 2r को हम लोग d लिख सकते हैं। 2r को d। d डायमीटर
और डायमीटर व्यास को कहते हैं। व्यास को ही जो डिनोट किया जाता है वह स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग 2r यानी दुगुणित त्रिज्या, तो दुगुणित त्रिज्या किसके बराबर, व्यास बराबर। जो व्यास का फॉर्मूला होता है, व्यास जो होता है रिलेशन में भी वो त्रिज्या का दुगुना होता है। किसका, त्रिज्या का। तो हम लोग व्यास बराबर लिख सकते हैं दुगुने त्रिज्या। व्यास बराबर हम लोग लिख सकते हैं दुगुने त्रिज्या, यानी 2r को हम लोग d लिख सकते हैं और पाई को पाई छोड़ देंगे तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया पाई d, किसका, परिधि का। किसका बना फॉर्मूला, परिधि का। यानी वृत्त का परिधि जब व्यास दिया हुआ रहे तब आपको निकालने के लिए बोले तो आप त्रिज्या ना निकालकर डायरेक्ट व्यास में ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला पाई डी होता है। जब आपको वृत्त का परिधि निकालना रहे और व्यास दिया हुआ रहे तो व्यास में पाई से गुना कर दे, यानी पाई डी क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि। और जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो 2 पाई आर लगा दे। वृत्त का परिधि निकालने का कई तरीका, जब व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जब आपको त्रिज्या दे दे तो 2 पाई आर निकाल दे, परिधि आ जाएगा। जब आपको डायमीटर दे दे, व्यास दे दे, तो आप पाई डी लगा दे, इससे क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिधि, किसका, अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त जो होता है वो कैसे दिखेगा, मैं आपको उसका फिगर ड्रा करके बतलाता हूं। क्या ड्रा करना है, अर्धवृत्त। तो ये पूरा वृत्त है ना, ये कैसा, पूरा वृत्त। तो इसको आधा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। अब क्या हो गया, आधा हो गया। तो जब आधा हो गया तो ये क्या हो गया, परिधि हो, आधा हो गया तो क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ये क्या हो गया, आधा। अब देखिए ये हो गया यहां से यस और यहां से गोले घूम जाइए, क्या हुआ, अर्धवृत्त। क्या है, वृत्त का आधा, तो वृत्त का आधा भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। और यहाँ पे क्या था, सेंटर, ओ, सेंटर को क्या, ओ से डिनोट करते हैं। तो आप कहेंगे कि अर्धवृत्त क्या है, तो वृत्त के आधे भाग को ही अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त के आधे भाग को ही अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त में भी परिमिति और क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त में परिमिति और क्षेत्रफल होता है। तो मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं जिसके सहायता से जिंदगी में आप कहीं भी किसी भी आकृति का परिमिति आसानी से निकाल सकते हैं। क्या मैंने बतलाया कि जिंदगी में कहीं भी किसी प्रकार की आकृति का परिमिति आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको गौर करने की जो बात होगी वो होगी ये सरकमफ्रेंस। क्या, सरकमफ्रेंस यानी ये किनारे वाला। जैसे वृत्त जितना, ये क्या है, मान के चलिए आयत है, तो बोले वर्ग है, क्या है, वर्ग, तो बोलेगा कि इसका परिमिति, तो कुछ नहीं निकालना, ये चारों का ये किनारे वाला लंबाई ज्ञात कीजिए बस। यहां से चलिए यहां 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 यहां, इसी चारों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, परिमिति। यही चारों को आप ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, परिमिति। यही बातें वृत्त में भी लागू होती है, अर्धवृत्त, हर एक प्रकार की आकृति में यही बातें लागू होती है। क्या निकालने के लिए, परिमिति निकालने के लिए। तो मैं आपको अर्धवृत्त का परिमिति आसानी से निकालने के लिए समझा रहा हूं। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख दूं तब हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको फिगर से समझा रहा हूं, फॉर्मूला ला कर दिखा रहा हूं कि कैसे अर्धवृत्त का परिमिति निकाला जाता है। तो दोस्तों अर्धवृत्त का अगर परिमिति निकालना हुआ रहेगा तो परिमिति क्या होता है, यही ना लंबाई, यहां से चले और यहीं आना चाहिए, जहां से चलिए वहीं आइए, वही क्या कहलाता है, उस आकृति का परिमिति कहलाता है। यानी यहां से शुरू किए तो यहां से ऐसे ऐसे गए, ऐसे जाते 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 परिधि के चक्कर लगाया आधा और फिर यहां से ऐसे लौट गए। तब देखिए ना, यहां से यहां क्या है, ये एक क्या है, आर है यानी त्रिज्या है। ओ से ए, मान लीजिए इसको ए है और ये क्या है, बी, तो ओ से ये दूरी जो है वो क्या है, त्रिज्या है। ओ से बी दूरी क्या है, त्रिज्या है। और ये क्या है, परिधि है, क्या है, परिधि है। लेकिन जब हम लोग पूरा वृत्त का परिधि निकाल रहे थे तो पूरा वृत्त का परिधि कितना रहता, 2 पाई आर। पूरा वृत्त का परिधि जो गोल था उसका परिधि कितना था, 2 पाई आर। तब ये आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा का कितना होना चाहिए, तो पाई आर। आधा का कितना होना चाहिए, पाई आर। यानी अर्ध जो वृत्त होगा क्या होगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो परिधि होगा, परिधि, अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो 2 पाई आर का आधा होगा। ये वाला लेंथ, कौन वाला, ये वाला,
तो ये अर्धवृत्त का क्या है, आधा है, अर्धवृत्त का आधा है। तो अर्धवृत्त का था 2 पाई आर, तो सॉरी वृत्त का था 2 पाई आर, वृत्त का क्या था 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर यानी आधा। ये साइज भी तो आधा है, वृत्त का पूरा गोल होता है, साइज आधा होता है। जो चांद, अर्धवृत्त का साइज कैसा, चांद के जैसा यानी आधा होता है। ये कैसा है, आधा है। तो वृत्त का पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर था, तो अर्धवृत्त का परिधि जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर के बराबर। किसके बराबर, पाई आर। अब देखिए ना, उसमें हमको इधर नहीं चलना होता था, इस पथ पर हम वृत्त में नहीं चलते हैं, यानी वृत्त का परिमित यही ना वृत्त है, तो वृत्त का परिधि निकालना रहता था। तो यहां से शुरू करते थे और ऐसे घूमते 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 कहां आ जाते थे, यही सेंटर पे आ जाते थे। तो वो क्या कहलाता था, वृत्त का परिधि। लेकिन हम इसमें ये विशेष जगह जो है उसको भी तय करना पड़ रहा है, और ये विशेष जगह कितना है, 2r के बराबर है। किसके बराबर है, 2r के बराबर है। अब जब इसमें से और कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, और कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। यही जो है r इंटू पाई प्लस 2 वो क्या कहलाता है, अर्धवृत्त का परिमिति कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धवृत्त का परिमिति। दोस्तों पूरा परिमिति जो था, परिधि जो था वृत्त का वो 2 पाई आर था, तो अर्धवृत्त का हमको ज्ञात करना है, तो पाई आर हो गया। और ये दूरी ज्यादा तय करना पड़ रहा है, व्यास वाला। किसके वाला, व्यास वाला। ए से बी उसमें जाते थे, नहीं जाते थे, उसमें तो सिर्फ ऐसे घूमते थे, गोल घूमते थे। क्या करते थे, गोल घूमते थे। तो अर्धवृत्त है यानी आधा हमको घूमना पड़ रहा है, तो ये आधा में ए बी विशेष जगह को तय करना पड़ रहा है। तो ए बी का मान कितना, 2r। तो मैंने 2r को ऐड कर दिया, फिर r कॉमन ले लिया, तो r इंटू पाई प्लस 2 आपका अर्धवृत्त का परिमिति कहलाया, जिसको आप लोग परिधि कहते हैं। अब मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बतला रहा हूं। क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल है, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये आधा है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। यही आपका क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, और अर्ध परिमिति में बढ़ जाता है 2r डिस्टेंस ना, इसीलिए हो जाता है r इंटू पाई प्लस 2। अब मैंने आपको सिखाया वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का परिधि निकालने के लिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। क्या, आगे। तो दोस्तों आगे में आपको बहुत से बातों को जाननी होगी। क्या जानना होगा, जैसे जीवा, केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब बातें आपको जाननी होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं। क्या करता हूं, साफ करता हूं, और आपको बारी बारी से जो बातें हैं वो समझाता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब मैं आपको जीवा बतलाना जा रहा हूं। क्या, जीवा। तो वृत्त क्या था, ये था आपका वृत्त। ये क्या था, वृत्त। अब जो जीवा होता है वो ये लाइन होता है, देखिए ना ये लाइन। तो वृत्त का जो जीवा का डिफिनेशन होगा वो मैं आपको बतलाता हूं। ये क्या है, सेंटर। ये क्या है, सेंटर। ये क्या है, परिधि। क्या है, परिधि। तो जो जीवा का डिफिनेशन होना चाहिए, ये भी क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा। तो जीवा जो है वो परिधि के दो बिंदुओं को छूती है, एक बिंदु A और एक बिंदु B। यानी हम लोग जीवा किसको कहेंगे, तो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को छूने वाली रेखाखंड को, परिधि को दो बिंदुओं को छूने वाली रेखाखंड को ही वृत्त का जीवा कहते हैं। परिधि के दो बिंदुओं को छूने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो ये रहा आपका जीवा। क्या, जीवा। अब आगे आपको पढ़ने होंगे छेदक। क्या, छेदक। तो दोस्तों छेदक जो होगा वो देखिए, ये क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है। और ये रहा आपका छेदक। कहेंगे कि ये तो जीवा जैसा लग रहा, तो गौर कीजिए ना, जीवा यहीं तक है, यहाँ A है और ये B है।
लेकिन जो छेदक है वो छेद करके जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है, और पर हो जा रहा है। छेदक क्या है? और पर हो जा रहा है। तो जो छेदक का डिफिनेशन होना चाहिए वो है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त का छेदक कहते हैं। एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी वृत्त का जो छेदक का डिफिनेशन है, वृत्त को दो बिंदुओं को पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड को छेदक कहते हैं। जैसे चित्र में ए बी क्या है? ए बी क्या है? एक छेदक है। ए बिंदु पर छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जीवा को ही छेदक कहते हैं। अब आगे जो आपको पढ़ने होंगे वो पढ़ने होंगे चाप। क्या पढ़ने होंगे आगे? चाप। तो देखिए चाप बतलाता हूं, क्या आपको बतलाता हूं? चाप। तो ये है एक वृत्त। क्या है? वृत्त। अब देखो ना, यहां पे मान लिया कि काट दे रहा है। क्या कर दे रहा है? काट दे रहा है ऐसे, यानी ए और बी। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं इसका बात कर रहा हूं। यहां से चलना है ऐसे 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 ऐसे, और यहां रुक जाना है, यानी ए से बी का मैं बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? ए से बी का। कहां से? ए से शुरू कर रहा हूं, बी का बात कर रहा हूं, यानी इसका। तो ये क्या है? चाप है। क्या है? चाप है। तो दोस्तों जो चाप होता है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, चाप को, ये यानी ए भी एक चाप है। तो चाप का डिफिनेशन क्या होता है? तो डिफिनेशन होता है परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। क्या डिफिनेशन होता है? परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। अब बतलाएंगे चाप क्या है। तो ये ए से बी तक की दूरी को ही चाप कहेंगे। ए से बी तक की दूरी को चाप कहेंगे, यानी परिधि के टुकड़े को। ये पूरा क्या है? परिधि न है, और इसका एक टुकड़ा, यानी ए से बी। ए से बी। तो ए से बी के ही दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? चाप। ए से बी के दूरी को क्या कहेंगे? चाप। यानी परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अब अगला जो है वो है केंद्रीय कोण। अगला क्या है? केंद्रीय कोण। यानी किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त को जीवा द्वारा अंतरित कोण के केंद्रीय कोण कहते हैं। किसी वृत्त पर बना कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। सीधी बात। जैसे मैं आपको बतलाता हूं, क्या करता हूं? बतलाता हूं कि केंद्रीय कोण क्या है। ये रहा आपका वृत्त। क्या रहा? वृत्त। तो ये वृत्त है, तो अगर ये जीवा है, क्या है? जीवा है, तो जब हम लोग सेंटर से एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जीवा में कितने पॉइंट? दो पॉइंट। एक बिंदु ए पर टच करेगी और एक बी पर टच करेगी। तो जो केंद्र से जब हम ए को मिलाएंगे किसके सहारे? त्रिज्या के सहारे। किसको सहारे? त्रिज्या के सहारे मिला दिए, तो परिधि है ए। परिधि क्या है हमारा? पूरा परिधि है। तो ए से बी पर जो परिधि पर टच कर रहा है जीवा, और जीवा को जब सेंटर ओ से मिला दिए किसके सहारे? त्रिज्या के सहारे। किसके सहारे? त्रिज्या के सहारे जब हम मिलाएं तो जो कोण का निर्माण हो रहा है, यहां पे एंगल का निर्माण हो रहा है कि नहीं? तो यही कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। यही कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। यानी इस एंगल को हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ए ओ बी। ए ओ बी। ये कौन सा कोण है? केंद्रीय कोण। इसी को कहते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। ये सब आपको जानने से क्या होंगी कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मान लिया दे देगा केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो आप सोचेंगे केंद्रीय कोण क्या है? आपको तो किसी ने बतलाया नहीं, तो आप कैसे बना पाएंगे? इसीलिए मैं आपको जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैं आपको देते रहता हूं, बेसिक बातें बतलाते रहता हूं कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों जो केंद्रीय कोण है वो यही है ए ओ बी। यानी जब हम जीवा को केंद्र से त्रिज्या के सहारे मिला देंगे और जो एंगल का निर्माण होगा वही क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। अर्धवृत्त मैंने आपको बतलाया ही। आप पढ़ना है वृत्त का त्रिज्यखंड। क्या पढ़ना है? वृत्त का त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग सेक्टर ऑफ ए सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ ए सर्किल। दो चीजें अहम है, वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्त का वृत्तखंड। तो वृत्त का त्रिज्यखंड अभी मैं बतला रहा हूं, सेक्टर ऑफ सर्किल। तो ये रहा आपका वृत्त। क्या रहा? वृत्त। ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। जब आप जीवा खींचेंगे और एक सेंटर लेंगे और फिर मिला देंगे तो यही एक क्या होगा? इसको हटा देंगे। क्या कर देंगे?
यानी ओ ए बी, ओ ए बी ये सब एरिया है। कौन एरिया? ये एरिया पर गौर करें आप, इस एरिया पर, इस एरिया पर जब आप गौर करेंगे तो जो आपको कलर छांकित किया जा रहा है वही क्या हो जाएगा? यही क्या है? त्रिज्यखंड है। ये क्या है? त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्यखंड का जो डिफिनेशन होता है वो बतला रहा हूं कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज, क्या सॉरी दो त्रिभुज में दो त्रिज्याएं, किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। तो दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या है OA और एक त्रिज्या है OB, और ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। OA OB क्या है? त्रिज्या है। यानी दो त्रिज्या तथा एक चाप, ये चाप ही तो है। AB क्या है? AB चाप है। दो त्रिज्या और चाप के सहारे घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या लघु त्रिज्यखंड ये छोटा वाला ना है, तो लघु त्रिज्यखंड हुआ। और जब ये वाला बड़े वाला का बात किया जो ब्लैक से हम कलर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्लैक से छायांकित कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? लघु दीर्घ। क्या हो जाएगा? लघु। लघु हो गया कौन? ग्रीन वाला। लघु ब्लू कलर से जो हम कलर किए वो हो गया लघु। लघु माने छोटा, छोटा भाई। कैसा भाई? छोटा भाई। तो जब छोटा वाला का चर्चा होगा तो वो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और जो ब्लैक से मैंने कलर किया वो क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब हमको पढ़ना होगा वृत्त का वृत्तखंड, यानी सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, लास्ट टॉपिक जो है वो है वृत्त का वृत्तखंड, और फिर बाद में पढ़ना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमिति परिधि और वृत्तखंड का परिधि। तो है वृत्त का वृत्तखंड हम लोग किसको कहेंगे? तो मान लिया जाए ये क्या है? क्या है? वृत्त है। ये क्या है? जीवा हो गया, ये हो गया सेंटर, और जब इसको त्रिभुज के सहारे मिलाते, किसके सहारे? त्रिज्या के सहारे। कह रहा है कि किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे इसको, किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप, तो जीवा कौन है? AB, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। AB क्या हो गया हमारा? जीवा। और संगत चाप, हमारा चाप कौन हो गया? AB। AB यानी AB किसको कहते हैं? परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। तो हमारा चाप कौन हो गया? A से B, ये वाला। तो देखिए ना, इस दूरी को ही वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड किसको? इसको। वृत्तखंड किसको? इसको। वृत्तखंड, इसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तखंड। यही जो मैंने ब्लू कलर से जो छायांकित किया, इसी क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। किसको? वृत्तखंड। हम लोग त्रिज्यखंड किसको? देखिए, आप हमेशा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में गड़बड़ाते रहेंगे, इसीलिए इसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं दो आकृति से अब आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये भी क्या है? वृत्त है। ये भी क्या है? वृत्त है। लेकिन जो त्रिज्यखंड कहेंगे वो इसको कहेंगे। त्रिज्यखंड किसको? ये पूरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये पूरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये सब क्या है? त्रिज्यखंड है। AOB क्या हुआ? त्रिज्यखंड। ये पूरा एरिया त्रिज्यखंड कहलाया। लेकिन वृत्तखंड जो है वो सिर्फ त्रिज्यखंड दो त्रिज्या और चाप के सहारे क्षेत्र का निर्माण जो होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। दो त्रिज्या और चाप के सहारे जो निर्माण होता है क्षेत्र का, उसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। जबकि जो वृत्तखंड है वो जीवा और चाप के साथ निर्माण होता है। किसके साथ? जीवा और चाप के साथ जो एरिया निर्माण होता है, क्षेत्र का निर्माण होता है, क्या है? AB जीवा है और चाप कौन है? AB। AB जीवा और AB चाप के साथ जो क्षेत्र बन रहा है, वो छायांकित वाला जो क्षेत्र बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और जो दो त्रिज्या, OA त्रिज्या और OB त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप के सहारे जो क्षेत्र का निर्माण होता है, उसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब आपको त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल बतला रहा हूं। किसका? त्रिज्यखंड का। तो दोस्तों, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो
क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब आप सोचिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आप कितने कैसे निकाल रहे थे, तो पाई आर स्क्वायर के सहारे निकाल रहे थे। किसके सहारे निकाल रहे थे, पाई आर स्क्वायर से वृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल रहे थे। लेकिन हमको क्षेत्रफल टोटल थोड़े ही ना निकालना है, इसी का ना निकालना है। तो टोटल वृत्त का एंगल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। पूरा वृत्त का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो बस हमको जो एक एंगल बन रहा है, ये एंगल जिसको लोग कोण कह रहे थे, कौन कोण, केंद्रीय कोण। तो जो एंगल ये बन रहा है, इसी एंगल मान लीजिए थीटा बना, कितना थीटा। हमको यही सब का ना क्षेत्रफल निकालना है, इसी को तो त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और जो त्रिज्यखंड का परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्या होगा, परिधि। त्रिज्यखंड का परिधि जो होगा वो होगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। जैसे ये पूरा क्या है, वृत्त है, और ये पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर थीटा से 2 पाई आर से निकाल रहे थे। वृत्त का परिधि किससे निकाल रहे थे, 2 पाई आर से। लेकिन हमको त्रिज्यखंड का परिधि चाहिए, तो त्रिज्यखंड इतने ना हुआ, यही ना है त्रिज्यखंड। तो यहाँ वाले थीटा बना, तो हमको जो परिधि चाहिए इसी का ना चाहिए, किसका चाहिए, इसी का ना चाहिए। तो ये जो हुआ वो पूरा का 360, पूरा का एंगल कितना 360, यानी पूरा वृत्त का एंगल जो है 2 पाई आर है वो 360 के लिए है। जो 2 पाई आर परिधि है वो कितने के लिए, 360 के लिए। अगर एक के लिए निकालना रहे, कितना उल्टा लिखा गया, 360 के लिए कितना 2 पाई आर, 360 के लिए 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए निकालना रहे तो 2 पाई आर बटा 360, 2 पाई आर बटा 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बटा 360। हमको निकालना कितना के लिए, थीटा के लिए। तो इसको निकाल लेंगे 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा। यही ना मैं आपको लिखा 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये रहा त्रिज्यखंड के परिधि और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आता हूं वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको आपको माइंड लगाकर निकालना होगा। क्या लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। दिमाग को थोड़ा फुर्तीला कीजिए और आसानी से निकालिए। जैसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो त्रिज्यखंड इतने ना हो रहा है। ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। लेकिन वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड इतना घटा दीजिए तो ये जो बचा ये क्या होता है, वृत्तखंड। तो जब आप त्रिज्यखंड में से घटा देंगे किसका, ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज का। ये कैसा त्रिभुज रहता है, हर समय समद्विबाहु रहता है। कैसा रहता है, हर समय समद्विबाहु रहता है। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर ना होता है। तो इसका अब क्षेत्रफल जब घटा देंगे, जब आप इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो किसका क्षेत्रफल होगा। जब आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, जब आप वृत्तखंड त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच क्या जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बच जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये किसका बच जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से निकलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैंने आपको सारी बातें जो थी पार्ट 1 में वो मैंने आपको बतलाया। मैंने आपको पार्ट 1 में जो था वो समतल भाग का क्षेत्रफल पढ़ना था। समतल भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि वृत्त में पढ़ना था। वृत्त में आपको वृत्त का डिफिनेशन दिया, जीवा का डिफिनेशन दिया, त्रिज्या का डिफिनेशन दिया, व्यास का डिफिनेशन दिया, परिधि का डिफिनेशन दिया, केंद्र का डिफिनेशन दिया। सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला थे वो भी मैंने आपको बतलाया। जैसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बतलाया, अर्धवृत्त का परिधि बतलाया, वृत्त का क्षेत्रफल बतलाया, वृत्त का परिधि बतलाया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया, त्रिज्यखंड का परिधि बतलाया, फिर बतलाया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जितनी सारी क्वेश्चन आपको समतल से रिलेटेड हो, वृत्त से रिलेटेड हो,
सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, आपको जिंदगी में ये हेल्प करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मुझे प्यार देंगे। तो दोस्तों, आप मुझे प्यार दीजिए, दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो लेकर, इसी का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।